स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता क्या है और उसका क्या यूज है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम पढ़ने से पहले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी जो है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो है कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशिप के बारे में। तो जो सिटीजनशिप है वो बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लीगली आप कहाँ पर रह सकते हैं, किस देश में आप जो है रेजाइड कर सकते हैं, उसका लीगल अधिकार आपके पास है, कानूनी अधिकार आपके पास है, वो सिटीजनशिप कहलाता है। लेकिन जो रेजिडेंशिप है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब आप 1 साल या फिर उससे ज़्यादा किस कंट्री में रहकर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो जो है एक रेजिडेंशिप कहलाता है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ पाएगी कि कोई भी एक पर्सन वो किसी एक देश का जो है कि सिटीजन हो सकता है, उसके साथ साथ किसी दूसरे देश का रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है सिटीजनशिप में। ठीक है, सिटीजनशिप आपको कानूनी अधिकार दिलाती है कि आप किस देश में रहते हैं, किस देश के नागरिक हैं। और जो रेजिडेंशिप है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए रेजिडेंशिप जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि काम करता है। तो यहाँ पर जो रेजिडेंशिप का मतलब वो बेसिकली यही मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पिछले 1 साल में कहाँ पर जो है परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो इसलिए जो रेजिडेंशिप है और जो रेजिडेंशियलशिप है, जो सिटीजनशिप है और जो रेजिडेंशियलशिप है, वो दोनों जो है कि एकदम अलग से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो आपको कहाँ पर कानूनी तौर से रहने का अधिकार है वो आपका सिटीजनशिप है। और जो रेजिडेंशिप है वो क्या है, वो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के यही आता है कि एक बंदा एक टाइम में एक कंट्री का सिटीजनशिप और उसी टाइम पे दूसरे कंट्री का जो है कि रेजिडेंशिप हो सकता, जो है कि हाँ रेजिडेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चाइनीज है, अगर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो इंडिया का वो रेजिडेंट कहलाएगा, लेकिन अपने देश का चाइना के लिए क्या कहलाएगा, वो सिटीजन कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई इंडियन एनआरआई है, ठीक है, वो अपने देश के लिए सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, उसकी सिटीजनशिप जो है कि भारत की रहेगी, लेकिन उसका जो रेजिडेंशियलशिप है वो जो है कि अमेरिका जो है कि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही मेन जो है कि डिफरेंस है सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक territory helps to estimate domestic product. Domestic product includes production activity of the production unit located in an economic territory irrespective of fact whether carried out by द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है जिसमें आपका जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें आपका जो रेजिडेंट है उसका भी इनकम रहता है और जो नॉन रेजिडेंट है उसका भी इनकम होता है। क्योंकि जहां तक आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ठीक है, जहां तक आपका पॉलिटिकल अप्रोच है, जो आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन है आपके कंट्री की, उसके अंदर में उसके बेसिस पर जो भी आपका प्रोडक्शन होता है वो सब सब कुछ क्या कहलाता है, जीडीपी। तो जीडीपी में जो है आपका नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों का इनकम होता है। इससे कोई मतलब नहीं, बस इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकली आप कहाँ तक जो है कि अपने जो है कि फिजिकल, ठीक है, सर्विसेज ये फ्रीली जो है आप ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, वो बस इतना ही है कि इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपके नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड। तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, जब इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंट जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो 1 साल से कम रहते हैं कंट्री के बाहर और वहां पे अर्न करते हैं, तो उनका पैसा यहाँ का माना जाता है, तो बाहर से पैसा वो यहाँ लेके आते हैं। और जो इस जीडीपी में नॉन रेजिडेंट हैं, जो बाहरी विदेशी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया में 1 साल से कम रहते हैं और वहां पर जो अर्न करते हैं वो पैसा लेके अपना अपने देश को जाते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए जो एक रेजिडेंट कराते हैं। तो इसी जीडीपी में से जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो
इंडियन रेजिडेंट का पैसा है वो जब भारत को आता है, कंट्री को आता है, और इसी जीडीपी में से जो नॉन रेजिडेंट का पैसा ये वो यहाँ से जो है कि माइनस किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है, तो इस यही जो जीडीपी है वो क्या हो जाती है, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका जो है कि नेशनल प्रोडक्ट जो है कि बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीडीपी है उसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन है आपके कंट्री की, या फिर जहां तक आपका पॉलिटिकली अधिकार है, ठीक है, उसमें जो है कि जो भी इनकम होता है वो जीडीपी में शामिल होता है। और जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर हम उसको बोले नेशनल प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट का पैसा जो है कि इंक्लूड होता है, चाहे वो इंडिया में कमाया गया हो या फिर इंडिया से बाहर, यही दोनों कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पे, ठीक है। तो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो आप फैक्टर सर्विसेज से कमाते हैं, ठीक है, जैसे आपका जो है कि रेंट, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें, जो आप मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं पैसा, वो आपका फैक्टर इनकम होता है। और फैक्टर इनकम कोई को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज एज फैक्टर इनकम इज अर्न्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज बायलेटरल इनकम। बायलेटरल मतलब आप हमें कुछ देंगे तब हम आप जो है कि हम भी आपको कुछ जो है कि देंगे, ठीक है। तो यहाँ बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय में दोनों तरफ से जो है कुछ ना कुछ लेन देन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड जो है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर देता है फर्म को, और फर्म क्या करती है, फर्म जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देती है हाउस होल्ड को। तो इस तरीके से ये जो है फैक्टर इनकम का पार्ट है। और फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो कि मेहनत मजदूरी करके कमाया जाए, इसलिए बायलेटरल होता है। जो ट्रांसफर इनकम होता है वो यूनिलेटरल होता है, ठीक है। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इंक्लूड नेशनल इनकम। तो जो फैक्टर इनकम उसी को जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल आपका रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो जो भी आपको आप प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज के माध्यम से जो पैसा आप कमाते हैं वही पैसा जो आपका फैक्टर इनकम कहलाता है। अब इसी फैक्टर इनकम को हम लोग फैक्टर पेमेंट्स बोल सकते हैं। अब फैक्टर इनकम जो है वो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। और ये जो फैक्टर पेमेंट है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेंट, वेज और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है ये हाउस होल्ड को मिलता है, इसलिए फैक्टर इनकम। और यही चीज जो है कि फर्म क्या करता है, देता है, तो फैक्टर पेमेंट। तो इसलिए जो एक नेशनल इनकम जब इंक्लूड करते हैं तो वहां पर आपका इनकम मेथड भी आता है और एक्सपेंडिचर मेथड आता है। दोनों मेथड से नेशनल इनकम जो है कि इक्वली जो है कि कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट्स विच are needed to produce goods and services. They are broadly categorized under the head of land, labor, capital and entrepreneur, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आप फैक्टर इनकम को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। देखिए ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो बिना किसी फैक्टर ऑफ सर्विसेज के कमा ली जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। ट्रांसफर इनकम refers to income received without rendering any productive services in return, ठीक है। It is a unilateral, one-sided concept. It is not included in the national income as it does not reflect any production of goods and services. It can be received either within the domestic territory of a country or from abroad. तो जो ट्रांसफर इनकम होता है वो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज से कमा लिया जाता है। मतलब कि आप उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, आप उसमें कुछ भी सहयोग नहीं देते हैं, तब भी आपको पैसा जो है कि मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ठीक है, सब्सिडीज और आपके टैक्सेस, ये दोनों क्या है, ये भी दोनों क्या है, ट्रांसफर इनकम। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक जो है टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट वो टैक्स जो है रिसीव करती है, उस टैक्स को रिसीव करने के एवज में गवर्नमेंट आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो सब्सिडी जब आप लेते हैं तो आप जो है गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए ये जो है कि यूनिलेटरल या फिर वन साइड कॉन्सेप्ट होता है, और ये जो है फ्री ऑफ जो है कि सर्विस दी जाती है। इस तरीके से आप जो है कि समझ सकते हैं, इसीलिए इसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम वही इनकम इंक्लूड होगा जो फैक्टर सर्विसेज से या फैक्टर प्रोडक्शन जो है कि कमाई गई हो, ठीक है, जिसके पीछे मेहनत की गई हो, ठीक है। Taxes received by the government are the transfer income of the government and they are received without providing any productive services. In return, similarly, subsidies paid by the government are transfer payment of the government, ठीक है। इस तरीके से जो टैक्सेस हैं और जो सब्सिडीज हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके ट्रांसफर इनकम होते हैं। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम में जो भी अमाउंट आप इंक्लूड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम का इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रांसफर इनकम का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब चलिए ट्रांसफर इनकम के जो है कि कैटेगरीज देख लेते हैं। तो ट्रांसफर इनकम जो है दो टाइप का होता है, एक होता है करंट ट्रांसफर, एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। तो जो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट होंगे, करंट ट्रांसफर मतलब जो रेगुलर नेचर का हो, ठीक है, जो
प्रॉफिट से किया जाए, अपने रेवेन्यू से किया जाए। और करंट कैपिटल ट्रांसफर जो है, जो कि कैपिटल गेन से या जो अपने कैपिटल से किया जाए, ठीक है। करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर, ठीक है। जब अपनी संपत्ति से या फिर अपने वेल्थ से आप जो है कि कुछ ट्रांसफर करते हैं और वो इरेगुलर नेचर का होता है और अमाउंट भी उसका बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपका कैपिटल ट्रांसफर कहलाता है। जबकि जो करंट ट्रांसफर होता है वो आप अपने इनकम से करते हैं। करंट ट्रांसफर जनरली रेगुलर इन नेचर एंड वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर इरेगुलर, ठीक है। तो जो कैपिटल ट्रांसफर होता है वो इरेगुलर होता है, कभी कदा होता है, और जो करंट ट्रांसफर होता है वो रेगुलर जो है कि होता रहता है, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू नेचर का होता है। करंट ट्रांसफर आर meant फॉर कंजम्पशन पर्पस, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर meant फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो करंट ट्रांसफर होता है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और जो कैपिटल ट्रांसफर होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ बड़ी जो है कि बिल्डिंगें बनाना, ठीक है, रोड बनाना, तो ये सब क्या है, ये सब कैपिटल ट्रांसफर, ये सब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। एग्जांपल ऑफ द करंट ट्रांसफर ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब करंट ट्रांसफर्स हैं, ठीक है। और आपका सब्सिडी टैक्स, ये भी क्या है, ये सब करंट ट्रांसफर्स हैं। एग्जांपल ऑफ द कैपिटल ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रांट मतलब कि आपको कुछ बिल्डिंग वगैरह, कुछ रोड या कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कुछ जो है कि इन्वेस्टमेंट पैसा ग्रांट मिला है, ठीक है, डोनेशन मिला हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जब आप अपनी संपत्ति की जो आपकी वैल्यू होती है, मान लीजिए कोई संपत्ति आपकी 10 करोड़ की है लेकिन वो 14 करोड़ बिकती है, तो उस 4 करोड़ पे जो आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, ठीक है। तो उस गैप कैपिटल गेन टैक्स को आप जो है कि नेशनल इनकम को इंक्लूड करने में जो है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस हो जाएगा करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अब डिफरेंस दिया हुआ है आपका जो है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। जो फैक्टर इनकम होता है वो फैक्टर प्रोडक्शन, ये जो आप सर्विस रेंडर करते हैं उससे जो है व्यापन करते हैं, और जो ट्रांसफर इनकम होता है वो बिना किसी सर्विसेज के, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज का आपको मिल जाता है, ठीक है। जो फैक्टर इनकम होता है वो आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल होता है। जो ट्रांसफर इनकम होता है वो नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में शामिल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। जो फैक्टर इनकम है वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और जो ट्रांसफर इनकम वो क्या है, वो रिसीव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो फैक्टर इनकम है वो आपका लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रीनियर के एवज में आपको मिलता है, और जो करंट जो ट्रांसफर इनकम है वो आपको हाउस एंड गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे हाउस होल्ड सब्सिडी रिसीव करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स देती है, ठीक है। इस तरीके से गवर्नमेंट से फिर हाउस होल्ड को जैसे कि स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन मिल गया, इस तरीके से जो है कि चीजें होती हैं। अब हाउस होल्ड से गवर्नमेंट उससे कैपिटल ग्रांट टैक्स आपने जो पढ़ा, ठीक है, उस तरीके से, या फिर इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ठीक है। बहुत बड़े उद्योगपतियों ने जो है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा जो है कि पैसा दिया, जो है कि रोड वगैरह, जो है कि ब्रिज वगैरह, फ्लाई ओवर, ये सब बनाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फैक्टर इनकम का, और इसका एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक्सेट्रा, पॉकेट मनी, ये भी आप समझ सकते हैं ट्रांसफर इनकम।